हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अलीशा सरकार स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल द उपन्यास टेलर। हमारी पिछली कहानी भरम मेरे मन का में आप लोगों का प्यार और अपनापन देखकर बहुत खुशी हुई। आपके कमेंट्स देखकर मन उत्साहित हुआ और कुछ नया करने को अग्रसर हुआ। जिन्होंने पिछली कहानी भरम नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और मेरा FB अकाउंट अलीशा सरकार को भी फॉलो करना ना भूलें, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप मुझे सुझाव दे सकते हैं कि आगे आप क्या सुनना पसंद करेंगे। दोस्तों, आज जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी हमारे समाज के, हमारी सोसाइटी के हर एक दूसरे घर की कहानी है। बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनने की जगह सहारा छीनने वाली एक औलाद की कहानी है। बाप के सामने खड़ी एक विडंबना की एक कहानी है। कहानी है भास्कर अंकल की। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आशियाना। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एक फ्लैट में एक नौजवान बिजनेसमैन लड़का, उम्र तकरीबन 28-29, रंग काला, हल्की सी दाढ़ी मूछ, अपनी महबूबा के साथ बैठा हुआ था, जिसकी उम्र करीब 35 या 40 रही होगी। रंग एकदम सफ़ेद, गुलाबी गाल, फिरोजी आंखें, मानो स्वर्ग की अप्सरा कोई। हाँ, बस एक जगह भगवान ने कमी की, वो है दौलत में। वो भी इस लड़के के साथ होने से लगभग पूरी हो गई थी। अब वो बिल्कुल परफेक्ट परी थी। हालांकि वो उससे बड़ी है उम्र में, लेकिन प्रेम उम्र कहाँ देखता है। बस कभी कभी देखता है तो शायद खूबसूरती और पैसा, पर प्रेम उम्र नहीं देखा करता। लड़के का नाम यश और लड़की का नाम, लड़की कहते हैं उसको। औरत कहना यश को थोड़ा बुरा लग सकता है, तो लड़की का नाम जैनी। यश और जैनी कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ परेशान है। बिजनेस में घाटा जो हुआ है, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, पूरे $5 लाख, यानी लगभग 3.5 करोड़ रुपए। यश इस उथल पुथल में है कि यदि इस घाटे से कवर नहीं किया तो वो बर्बाद हो जाएगा, पर उसके लिए भी उसे पैसे चाहिए, और अब न तो बैंक लोन देने को तैयार है, न ही दोस्त मदद। अपनी सारी जमा पूंजी भी यदि यश इकट्ठी कर ले, तब भी वो सिर्फ $1 लाख के आसपास होगी, यानी ये कोई 70-80 लाख रुपए। यश की हालत ऐसी थी कि न कोई उम्मीद की किरण थी, न कोई ऐसा जो उसे संभाल सके। दोस्तों ने दूरी बना ली थी, जो कॉल पर घंटों बातें किया करते थे, वो अब कॉल रिसीव करने से कतरा रहे थे कि कहीं यश उनसे पैसे न मांग ले। एक अकेली जैनी थी यश के साथ, वो भी बस उसे ब्लेम करने के लिए अब तक साथ रुकी थी। इनकी बातचीत कुछ इस तरह चल रही थी। मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा मत करो, हम घाटे में चले जाएंगे, पर तुम नहीं माने। तुमने वही किया, तुमने मेरे पैसे भी डुबा दिए। मुझे मेरे पैसे चाहिए तो चाहिए, चाहे कैसे भी दो, पर मेरे पैसे मुझे चाहिए। जैनी ने आंखें लाल करते हुए यश से कहा। यश एक सोच में पड़ गया। क्या ये वही जैनी है जो कल तक मुझे हर मुश्किल में सहारा देने के वादे किया करती थी? क्या ये वही है जो कहती थी हमारे बीच कोई नहीं आ सकता? क्या वाकई जैनी सच में पैसों के लिए मुझसे झगड़ा कर रही है, या ये सपना है? ये पैसा तो हमारा था ना, अब ये जैनी का कैसे हो गया? मैंने दिन रात मेहनत करके हमारे फ्यूचर के लिए कितनी खुशी से एक जॉइंट अकाउंट खुलवाया था, जिसमें मैंने थोड़े थोड़े करके करीब $1.5 लाख जमा करवाए, पर मैंने तो किसी स्थिति में ये नहीं कहा कि वो मेरा पैसा है। फिर जैनी भी तो मेरी ही थी ना।
कल सुबह ही तो गुड मॉर्निंग किस के साथ इसने कहा था कि बेबी आई एम ऑलवेज योर्स। फिर आज शेर के भाव क्या बदले, जेनी के हाव भाव ही बदल गए। तभी जेनी की करारी तीक्ष्ण आवाज ने, जो कल तक बहुत मधुर थी, यश का चिंतन भंग कर दिया। सुन रहे हो तुम? क्या कह रही हूं मैं? मुझे कैसे भी दो, पर पैसे चाहिए। तुम्हारी गलती की सजा मैं नहीं भुगतूंगी। मैं अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। डू यू अंडरस्टैंड? यश चुप था और जेनी जा चुकी थी। यश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा, कैसे करेगा। वो समझ ही नहीं पा रहा था। सारे दरवाजे उसके लिए बंद थे। पर कहते हैं जब भगवान भी मदद करने से इनकार कर दे, तब भी एक दरवाज़ा होता है जो अपने बच्चों के लिए हमेशा खुला होता है। माँ बाप के घर का और दिल का दरवाज़ा। यश को लगभग 2 साल बाद याद आया कि उसका एक बाप भी है। 2 साल से उसने कभी जानने की कोशिश ही कहाँ की कि भास्कर शर्मा उर्फ बच्चों के भास्कर अंकल जिंदा भी है या नहीं। वो तो बस अपने बिजनेस और जेनी के रूप में खोया रहता था। पहले दिन में रोज बातें होती थी, फिर हफ्ते में, फिर यश ने भास्कर अंकल का कॉल ही उठाना बंद कर दिया। क्यों रिसीव करता वो कॉल, जब उसे पता था कि सामने से बस यही आवाज आने वाली है कि बेटा अब तो एक बार आ जा यहाँ, मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मुझे सहारा चाहिए। यश ने कभी पापा से ये तक नहीं कहा था कि पापा मैं वहाँ बिजनेस के कारण शिफ्ट नहीं हो सकता, आप यहाँ मेरे पास आ जाइए। क्योंकि जेनी को किसी और का उनके साथ रहना पसंद नहीं था। अब यश के पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता था कि वह अपने पापा से मदद मांगे। पर किस मुंह से मदद मांगेगा वह? आखिर किस मुंह से? यश ने आखिर बेशरम बनने की ठान ही ली और हिसाब किताब लगा लिया। वो नैनीताल वाला घर करीब 70-80 लाख में बिक जाएगा और वो गढ़वाल वाली जमीन तकरीबन 1.5 करोड़ में, और हमारा घर 50 लाख में, और मसूरी का हिल व्यू वाला बंगला भी करीब 1 करोड़ में बिक जाएगा। मसूरी का बंगला, बंगला नहीं बल्कि भास्कर शर्मा का सपना था, जो उन्होंने देख रखा था न जाने कब से, कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो बरामदे में एक चाय का कप लेकर सर्दियों की गुनगुनी धूप में हल्की हल्की बर्फबारी के साथ अपने पोते पोतियों के साथ मजे करेंगे और अपनी जिंदगी के लम्हों को याद करेंगे। पर यश ने आज उस सपने की कीमत आंक ली थी जो भास्कर और सुमित्रा ने साथ देखा था। सुमित्रा, भास्कर शर्मा की मरहूम पत्नी, यश की माँ। आज यश ने अपने माँ बाप के आशाने की कीमत लगा दी थी और उसने भास्कर जी को कॉल मिलाया। अब ये कॉल क्या मोड़ लाएगा इस कहानी में, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आशियाना भाग 2 में। क्या भास्कर के सपने की नीलामी हो जाएगी या एक पाप कठोर बनेगा? क्या होगा, जानने के लिए बने रहिए। मैं जल्द ही लौटूंगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और अपना कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स या मेरी अलीशा सरकार वाली आईडी में ज़रूर दें। आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।